नावल यारम, इसकी ये छठी एपिसोड है। वैसे 5वीं एपिसोड में हम लोगों ने काल के एंट्री को पढ़ लिया था और आते ही कैसे सबसे पहले काम उसने अमरहा को परेशान करने का किया था, स्टोर रूम में लॉक करके। और आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अमरहा को और मज़ीद कैसे कैसे परेशान करता है और हमें मज़ा दिलाता है। वैसे काल है बहुत शैतान, उसका तो नाम ही है काल द मनहूस मारा। तो अब हम लोग आज आगे और काल के कैरेक्टर को ज़्यादा जानेंगे, उसकी शैतानियाँ पढ़ेंगे। तो ठीक है, नावल शुरू करते हैं। और नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप काम एंड लव फ्राइडे, पुरसुकून रहें और जुम्मों से मोहब्बत करें। और यूरोपियन जुम्मों से इतना प्यार करते हैं कि कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और बहुत सी दूसरों जगहों के नाम ओ माई गॉड इट्स फ्राइडे, वी लव फ्राइडे या डाई फॉर फ्राइडे जैसे रखते हैं, और माई ओनली लव फ्राइडे भी जैसे भी। तो ओ माई गॉड ना, ऑल डेज आर फ्राइडे, ओ मेरे खुदाया अब सब दिन जुम्मों के दिन है। का मौसम शुरू हो चुका था, वो मौसम का सारा साल इंतज़ार किया जाता, वो मौसम जिसे मुस्कुराहटों का, इत्मीनान का, खुशियों का और मोहब्बतों का मौसम कहा जाता है, तहाइफ का, सियाहत का और घंटियों का भी। दुनिया भर के रंग बिरंगे परिंदों से आबाद मैनचेस्टर खाली होने लगी। 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लिए यूनी बंद थी। विथवर्थ पार्क स्टूडेंट्स की रिहाइश का, OUK बाउसावर आसपास की दूसरे स्टूडेंट्स की रिहाइश गाहें खाली होने लगी और ब्रिटानिया के स्टीरियोटाइप्स मौसम ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। दूसरे शहरों से आए स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए, दूसरे मुल्कों से के आए कुछ मैनचेस्टर में जॉब की वजह से रह गए, कुछ अपने दोस्तों के साथ उनके घर चले गए और कुछ दूसरे मुल्कों की सियाहत की तैयारी करने लगे। पकावली स्ट्रीट से यूनिवर्सिटी कैंपस आने वाली मुफ्त बस सर्विस मानंद बढ़ने लगी। अमरहा ने ऑक्सफोर्ड को सुनसान होते देखा, जहां हर सुबह स्टूडेंट का हजूम तेज़ी से हरकत करता नज़र आया करता था। अमरहा एकदम से सबको मिस करने लगी, जिन्हें वो जानती थी और जिन्हें कतन नहीं जानती थी। सबको, इतने हज़ारों स्टूडेंट के जम गफ़ीर को उसने नहीं मालूम था कि वो इस माहौल से इतनी वाबस्ता हो चुकी है कि उस माहौल के बदल जाने से उसे ऐसे उदास हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड को ऐसे खाली खाली देखकर उसे हौल पड़ते थे। वह इतनी जज्बाती है, उसे अब मालूम हो रहा था। यूनी बंद होते ही स्टूडेंट बाज़ारों की तरफ भागे, ढेरों ढेर ख़रीदारी करते। उसके स्टोर्स पे सुपर सेल की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अब एक पूरा महीना वो दिन रात काम कर सकती थी। उनकी फ़ी घंटा उजरत भी बढ़ा दी गई थी। वो इतने दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए काफ़ी पॉइंट्स बचा सकती थी और अमरहा ये पॉइंट कमाना चाहती थी। शिल्ली दाइम वगैरह का ग्रुप यूरोप की सियाहत के लिए जा रहा था और आलियान भी। उसे हैरत थी कि वो दूसरों मुल्कों में इतनी आसानी से घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो लोग एक से दूसरे शहर में नहीं जाते। नायम ने उसे भी चलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसे एक एक पॉइंट जमा करना था। तुम गलत समझ रही हो, इतने पैसे नहीं लगते जितने तुम समझ रही हो। हम ट्रेन या बस से जाएंगे। हमने ख़ास डिस्काउंट पास लिए हैं जिनसे हमारी बहुत कम पैसे लगेंगे। हम किसी लग्जरी होटल में भी नहीं रहेंगे, बल्कि सिलिल्स में रहेंगे या बहुत कम कीमत वाले होटल्स में। शिरली ने उसे मनाना चाहा। मैं फिर भी नहीं जा सकती, मुझे एक एक पॉइंट बचाना है। ठीक है, तुम्हारा मकसद भी माकूल है। हम पहले स्वीडन जाएंगे, फिर फ्रांस। कहा, कोई ऐसे जूते हैं जो पैरों को इतना आराम दें कि लगे ही ना कि हम उन्हें पहनकर 8-10 मील चलते रहेंगे। जाने से पहले रात को आलियान्स के स्टोर में आया। मैं बिल बनाती हूँ, जूते नहीं। जूतों की दुकान में काम तो करती हो ना। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, तुम सेल्समैन के पास जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने सुबह से अब तक कम से कम 10 कप कड़वी कॉफ़ी के पिए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कॉफ़ी कड़वी ही होती है। क्लोइज़र पर रखे कंप्यूटर के साथ वो ऐसे मसरूफ़ थी और ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे इतने बड़े स्टोर का काम अकेली ही करती है। कॉफ़ी उस वक्त कड़वी होती है जब वो ज़ुबान को भी कड़वा कर दे। शायद तुम सियाहत करके वापस आओ तो ऐसी कमअक्ली की बातें करना छोड़ दो। सुना है दूसरी सरजमीन का पानी पीने से और फ़िज़ा में सांस लेने से बहुत सी दिमागी बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
लगता है तुम पर काम का बहुत बोझ है अमरहा, उसने लहजे को अफसरदा बनाया। मैं मजबूत आसाब की मालिक हूँ, अमरहा ने लहजे को मजबूत बनाया। लेकिन तुम्हारी शक्ल तो कुछ और कह रही है। अगर तुम कहो तो मैं स्वीडन चला जाता हूँ, फ्रांस नहीं, बल्कि अगर तुम कहो तो मैं जाता ही नहीं। मेरा ख्याल है मेरे जाने से पहले ही तुम मुझे बहुत मिस करने लगोगी। मुझे ये देखने का इंतज़ार रहेगा कि स्वीडन और फ्रांस की हवाओं ने तुम पर से यह पागलपन के असरात कम किए या बढ़ा दिए। तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं रहेगा, उसने चंद कदम आगे बढ़कर जूतों की डेग की तरफ देखते हुए लापरवाह जाहिर करते हुए पूछा। अमरहा खामोशी से अपना काम करती रही। लो मैं जा रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन वो जाने के लिए अपनी जगह से हिला नहीं। मिलर, इसने एक सेल्समैन को मतवज्जा किया। इन्हें ऐसे जूते चाहिए जिन्हें पहनकर ये उड़ सके, प्लीज़ इनकी मदद करें। आलियान ने चौंक कर अमरहा की तरफ देखा। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। ये जूतों की दुकान है, बैक टू माई फ्यूचर फिल्म की सेट नहीं। यहाँ कुछ उड़ने उड़ाने वाला नहीं मिलता। मिलर पर काफ़ी काम का बोझ लगता था। तुम्हारे सेल्समैन ने भी कड़वी कॉफ़ी पी है और 10 कप से ज़्यादा पी है। मुंह बिसोड़ता आलियान चला गया। 5 मिनट बाद वो फिर उसके पास था। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, तुम मुझसे उधार ले सकती हो। वापसी की कोई जल्दी नहीं, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम हिसाब ठीक कर लेंगे। अमरहा ने सर पर ऐसे हाथ रखा जैसे कह रही हो, खुदा के लिए मेरा मगज़ न खाओ। वीरा, एन ऑन और ऐसे दूसरे लोग कितने मुल्क घूम फिर चुके थे। ये लोग सारा साल काम करते और इन दिनों में सियाहत के लिए निकल खड़े होते। उसने भी काम करके पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन ये पैसे उसने डायमंड को वापस करने के लिए जमा किए थे। अगर बाबा की दुकान में आग ना लगते और उसने पैसा दादों को ना दिए होते तो वो भी वीरा के साथ निकल चुकी होती। उसकी आंखें नम थी, इसलिए क्योंकि शायद उसकी ज़िंदगी में चंद माह के दे देगी दूसरे मुल्कों की सियाहत के लिए, लेकिन उसे वो शायद ये सब दोस्त ना दे। खैर, दिल को मजबूत करके वो ओवर टाइम करती रही और हफ्ते में एक बार यूनिवर्सिटी तक पैदल चलती ज़रूर जाती। खुशाइन बात यह थी 13 जनवरी से सब पहले जैसा होने वाला था। यूनी खुलते ही एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए सब न्यू ईयर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के हज़ारों स्टूडेंट को कभी ये खबर नहीं हो सकती कि लाहौर में रहने वाली, दादा की गोद में घुटनों में सर रख कर रोने वाली उन सबको कितना याद कर रही है। यूनिवर्सिटी पर गिरने वाली बर्फ़ को घूरते और मुस्कुराने की सही करती। वो ओल्ड कैंपस के यूनिवर्सिटी आर्ट के पास खड़ी हो जाती और आती जाती ट्रैफिक को देखती। उसके मुंह से भाप निकलती और उन्हें गीली गीली सी हो जाती और दादा को मैनचेस्टर में फैली बर्फ़ दिखाती, मुस्कुराने की कोशिश करती, उनसे बातों में दिल बहलाती। तुम चली जाती मेरी बच्ची, जितने पैसे तुम्हारे पास हैं, पैसे तो आ जाएंगे, वक्त नहीं आएगा। मैं अगले साल तक चली जाऊंगी। अगले साल तक तो मैं यहीं हूँ ना, उसने दादा से कहा और ख़ुद को भी तसल्ली दी। ज़िंदगी ने जितने झूले अपनी बाहों में थाम रखे हैं वो सब वक्त के इशारे से चलते हैं। उनके झूले के लिए वक्त के इशारे का इंतज़ार करना ही पड़ता है। और कहा जाता है कि क्या प्यारी चीज़ है क्रिसमस कैंडल, नहीं करती शोर व गज़ा, लेकिन नरमी से ख़ुद को निछावर करती है। बेगर्जी से ये ख़त्म होती चली जाती है। और ये भी तो कहा जाता है जब क्रिसमस आता है तो घर की याद भी तो सताती है, हत्ता कि आप घर में ही होते हैं। सारा मैनचेस्टर और सारा ब्रिटानिया और सारे का सारा यूरोप क्रिसमस फ्लू का शिकार हो चुका था। कोई छींकता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन मुस्कुराता हुआ ज़रूर नज़र आता। सिटी सेंटर के क्रिसमस मार्केट में ऊंचे सुतून पर बहुत बड़े से सांता क्लॉस को बैठा दिया गया था, जो मिलियन पाउंड्स मुस्कुराहट सा पर निछावर कर रहा था। क्रिसमस के बड़े मेलों में शुमार होने वाला मेला 200 से ज़ायद स्टॉल्स के साथ स्टॉल सिटी सेंटर में सज चुका था, जहां रातें जगमग करती और दिन किलकारियाँ भरते, जहाँ रखी सेल की चीज़ें गुदगुदी करती थी। आखिर मुझे उठाकर अपने नरम गरम घरों में नहीं लेकर जाते? ज़्यादा महंगी तो नहीं है हम? काम की ज़्यादती ने उसे थका डाला था। बिल बनाते उसकी उंगलियां टूटने जैसी हो जाती। बर्गर को कॉफ़ी के साथ बमुश्किल अंदर करती, घर जाकर चंद घंटे सोती और फिर से काम पर आ जाती। दादा से बात नामुमकिन हो गई थी। कितनी कमज़ोर हो गई हो तुम?
दादा से काफ़ी दिनों बाद बात हुई तो उदास हो गए। ठहरो, तुम्हारे बाप को दिखाता हूँ तुम्हारी ये हालत। बताओ उसे, तुम रोज़ कितने घंटे काम करती हो? जितने पैसे तुम वहाँ इतनी मेहनत से कमा कर रही हो, इससे ज़्यादा पैसे ये लोग अपनी फिजूल खर्चियों में उड़ा देते हैं। 2 काम वालियाँ आती है घर में। तुम्हारी माँ से कहा एक को फारिग करो, पैसे बचाओ, लेकिन नहीं सुना। एक घर के काम ही कितने होते हैं। अमरहा, जहाँ तुम रहती हो वहाँ भी तो लोग काम वालियों के बगैर रहते हैं, और देखो कितने कामयाब तरक्की याफ्ता हैं। हमसे तो बहैसियत काम आगे ही हैं। वह खामोशी से दादा को सुनती रही। क्या कहती? अगले दिन बाबा का फ़ोन आया। छोड़ दो जॉब, मैं जैसे तैसे करके तुम्हें पैसे भेज दूंगा। अब हालत पहले से बेहतर है। नहीं बाबा, मुझे आदत नहीं है इसलिए थक जाती हूँ। जब आदत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई ख़ानदान नहीं पालना कि तुम एक एक रुपए के लिए ऐसे परेशान हो। मुझे ख़ुद को पालना है बाबा, मुझे ख़ुद को मजबूत करना है। मैं अब तक मजबूत नहीं हो सकी तो इसमें मेरा कसूर है, आपका है, हमारे निज़ाम का है। अब परेशान ना हो, मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां मुझसे ज़्यादा सख्त काम कर रही हैं। मेरी तो जॉब ही आसान है। आप हम्माद अली और दानिया की तरफ तवज्जो दें। मेरा दिल चाहता है दूसरों की तरह वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मेहनत करें और कामयाब हो। पापा ने उसके अकाउंट में थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए जिन्हें उसने हाथ भी नहीं लगाया। ज़िंदगी से मिलने वाली इसी आराम और आसाइश ने उसे ऐसा बना दिया था। रेडीमेड खाना मिलता रहे तो खुद खाना पकाने की जिम्मत कोई नहीं करता। एक बार वो डेरेक के साथ ड्रैमसन गई थी, उन दोनों की बनाई डॉक्यूमेंट्री को लेकर। उनके एक नुमाइंदे से मुलाकात तय थी। मुलाकात के बाद जब नुमाइंदा चला गया और बिल आया तो डेरेक ने वेटर से कहा वो इस बिल को ऑफिस में भिजवा दे। बिल के नीचे डेरेक ने साइन कर दिए। किसके ऑफिस? डेरेक हंसने लगा। मेरे पापा के ऑफिस। बिल इतनी दूर उनके ऑफिस जाएगा? थोड़े से पैसे हैं, मैं पे कर देती हूँ। मेरे पापा का ऑफिस यहीं इसी रेस्टोरेंट में है। वो ड्रैमसन के तीसरे हिस्सेदार हैं। तुम्हारे पापा यहाँ के तीसरे हिस्सेदार हैं तो वेटर तुम्हें बिल क्यों देता है? इनफैक्ट मुझे सख्ती से मना किया गया है कि मैं यहाँ ना आया करूँ। मैं यहाँ तब आता हूँ जब खाली जेब हो चुका होता हूँ। कभी कभार ज़्यादा नहीं बिल पर साइन कर देता हूँ, और जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं यहाँ आकर पे कर जाता हूँ। उतनी सी रियायत मुझे मिल जाती है। तुम कह रहे हो तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट है, फिर भी तुम्हारी साथ ये सब? मेरे फादर अमेरिका से यहाँ काम करने के लिए आए थे। 10 साल तक उन्होंने गाड़ियों की एक फैक्ट्री में मशीनों की सफाई का काम किया। उनके जिस्म से मुस्तकिल केमिकल की बू आने लगी थी। उनका कहना था उन 10 सालों में उन्होंने अपने सिगरेट पीने की ख्वाहिश को दबाए रखा, और एक सिगरेट की डिबिया जब उन्हें तोहफे में मिली तो उन्होंने उसे जला दिया कि अगर उन्होंने वो पी ली तो 10 सालों में कमाए सारे बॉन्ड्स धुएं के नज़र हो जाएंगे। जिसके फादर का ऐसा माजी रहा हो उसके बेटे पर यह सूट नहीं करता कि वह मैनचेस्टर जैसी यूनी में पढ़े और बाप की कमाई पर ऐसे ऐश भी करे। स्कूल की छुट्टियों में मैंने इसी रेस्टोरेंट में काम किया है। एक बार मैंने गुस्से में स्टाफ को एक वर्कर को धक्का दे दिया। मुझे उस वक्त जॉब से निकाल दिया गया। अब मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाकर अपना खर्च निकालता हूँ। आखिर वालिदैन अपनी औलाद के लिए ही कमाते हैं। हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बस बहुत खाली उनकी। अगर सारे वालिदैन सिर्फ औलाद का ही सोचते रहेंगे तो इंसानियत का कौन सोचेगा? इंसानियत का 1001 और सवाल अमरा के जहन में उस बात को सुनकर बनने लगे थे। हाँ, अगर 2 लोग सारी ज़िंदगी कमा कमा कर सिर्फ अपनी औलाद का ही सोचते रहेंगे तो कुल इंसानियत के बारे में कौन सोचेगा? हमें अपनी ज़िंदगी के दायरे इतने महदूद नहीं करने चाहिए कि हमारी सारी ज़िंदगी का हासिल सिर्फ चंद अफराद का ही फ़ायदा दे। अमरहा डेरिक के इस जवाब को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसीलिए अगला सवाल नहीं कर सकी। वो लाजवाब हो चुकी थी। क्रिसमस से एक दिन पहले वो साधना के साथ क्रिसमस मार्केट आई और दोनों ने लेडी महर की बधाई ढेरों ढेर ख़रीदारी की। उन्होंने अपने सब बच्चों के लिए तोहफ़े मंगवाए थे। नए साल के पहले हफ्ते में मॉर्गन की शादी भी थी। कुछ इस सिलसिले की ख़रीदारी भी की। साधना को घर छोड़कर वो अपनी यूनी आ गई और आकर ओल्ड कैंपस के आर्ट के नीचे खड़ी हो गई। मौसम के तेवर सुबह से ही बदल रहे थे। तेज़ हवा चल रही थी
और BBC न्यूज़ ने बर्फ़बारी की खबर दी थी। वो मेहराब की दीवार के साथ टिक कर खड़ी धुंधले आसमान को देख रही थी। धुंध बढ़ती जा रही थी और कुछ दूर आगे की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसे बर्फ़बारी का इंतज़ार था। उसके पास 1 घंटा था, फिर उसे वापस अपनी जॉब पे जाना था। वो अपनी यूनी के आगे बर्फ़बारी को होते देखना चाहती थी। हवा और तेज़ हो गई, धुंध और बढ़ने लगी। रूही के गाले माँ की प्यार की तरह नरमी से ज़मीन पर बरसने लगे। हवा और तेज़ हो गई। अमरा ने अपने सुर्ख दस्तानों वाले हाथ को फैला लिया। बर्फ़बारी बिलाशुबा वो मंज़र है जो पहली बार देखने वालों को मस्ताना सा कर देती है। सफ़ेद फूल बर्फ़ बने अमरहा से शरारतें करने लगे। दोनों में दोस्ती हो रही थी। दूर धुंध में उसने देखा कोई आ रहा है। वो आलियान था। करीब आया, फिर दूर होता चला गया। वो आलियान नहीं था। बर्फीले रेशमों को समेटते अपने सुर्ख दस्तानों पर उतारते वो जहाँ की तहाँ रह गई। उसे आलियान आता और जाता क्यों नज़र आता था। गरम कोट के अंदर उससे वजूद ने सहम कर झुरझुरी ली। धुंध को चीरता फिर कोई आ रहा था। ऑक्सफोर्ड को भागकर पार करता, यूनी की तरफ बढ़ता हुआ। अमरहा मेहराब की दीवार के साथ सिमट से गई। बर्फ़बारी में तेज़ी से आ गई। उसके सुर्ख दस्ताने नम हो रहे थे बर्फ़ की फुहार को देखते। उसकी आंखें नहीं थक रही थी। और ये कौन इसकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में नीले पीले सफ़ेद फूल थे। फूल बहुत ज़्यादा थे। उन पर बर्फ़ गिरकर जम रही थी। वो बार बार उन्हें झाड़ रहा था। उसने गर्दन को खम देकर अमरा को देखा और अब्रो उचकाकर मुस्कुराया। तेज़ हवा का झोंका आया और उसकी छवि को उड़ा ले गया। अमरा ने सहम कर आसपास देखा। ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का लोग, बस, और अमरा ने वहाँ से तेज़ तेज़ पैदल चलना शुरू कर दिया। उसका दिल खौफ से सहम रहा था। वो और तेज़ चलने लगी और फिर भागने लगी। ऑक्सफोर्ड पर यूनी को अपने पीछे छोड़ते खौफ इसके वजूद में सरायत कर रहा था। आलियान उसके दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह था। वो सामने से उसकी तरफ आ रहा था। वो पीछे से उसे पुकार रहा था। ये सब क्या था। ये सब ठीक नहीं था। उसे अपने ताक़ब में आलियान नहीं चाहिए। बर्फ़ पर भागते भागते वो फिसल कर गिर गई। ये आलियान कौन था जिसने उसे गिरा दिया था। ठंडी नाक से दर्द की लहर फूटी। उठकर उसने कपड़े झाड़े। गर्दन से लपेटे मफलर को खोलकर उसने अच्छी तरह झाड़ा और गर्दन के गिर्द लपेट दिया। बर्फ़ उसके वजूद में उतरती जा रही थी, उसे ठंडा कर रही थी और उसे तकलीफ़ हो रही थी। सफ़ेदे के माहौल में, सुरमई कोट और सुर्ख मफलर में वो ख़ुज़ा में खिली उस कली की मानिंद थी जो बेवक्त खिलने पर आबदीदा हो जाती है। यूनी को अपने पीछे छोड़ते वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी। रूही के गाले अभी भी गिर रहे थे, उसके खुले बालों में अटक रहे थे। वो बर्फ़बारी देखने आई थी, लेकिन उसने ये कैसी बर्फ़बारी देखी थी जिसने उसके अंदर के बहारों को ख़त्म कर डाला था। सारा सब्ज़ा सफ़ेदे में बदलता जा रहा था और ख़िज़ा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो बहार को निगल ले तो मौत होती है। और मशरक़ी लड़कियों के लिए यह मौत जल्द नाजिल होती है। वो बर्फ़ से अटी ज़मीन पर चल रही थी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि वो ज़मीन में धंस रही है। दिल एहसासात का अखाड़ा है और दिमाग इस अखाड़े का शेर। ये शेर ढहा रहा था तो दिल जल कर बुझ कर ठंडा होकर बैठ जाता। मशरक़ी अखाड़ों में यह शेर नगर नगर पाया जाता। मशरक़ी सन्यासी भी हैं और सामरी भी। मशरिक़ में पर्वत भी है और पाताल भी। संग पारस भी है, संग राह भी, जोत भी, झोंक दीप भी। यहाँ लोग भी और जोगन भी। ऐसी ज़रख़ेज़ धरती के वासियों पर मौत क्यों नाजिल ना हुआ करे। कहा जाता है कि शादी एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जिसकी अदाई के दौरान आप फ़रिश्तों से अबदी मोहब्बत की दुआओं के तहाइफ़ वसूल करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शादी खुश नसीब लोग करते हैं। कुछ ये भी कि कायनात में हकीकी खुशी का लम्हा दो दिलों के मुक़द्दस मिलन का लम्हा होता है और जायज़ होने की बड़ी अहमियत है और इजाज़त नामे का बुलंद रुतबा है। बुलंद, बहुत बुलंद। और पाक किताबें, हिकायतें बताती हैं कि कायनात में अशरफुल मखलूक़ात की अव्वलीन शादी अर्श खुदा पर अंजाम पाई और बाद अज़ होने वाली हर शादी अर्श खुदा पर अंजाम पाई शादी का ही रुतबा पाती हैं। निकाह
सबसे पाक और पसंदीदा रिवायत निकाह, 2 दिनों की फजलियत। और दास्तानें ये भी कहती हैं कि तिब्बत के बर्फीले पहाड़ों में रूपोश एक मुश्कबार परी अपनी बेहतरीन पोशाक में तवील मसाफत तय करती उस मुश्क बंधन में बंधने वालों पर मुश्क बेद के खुशबूदार फूल बरसा कर जाती है। जाते जाते वो तोहफे के तौर पर दूल्हा दुल्हन की मुस्कुराहटें अपनी मिट्टी में कैद करके ले जाती है। और शादी अहद कदीम का वो अहदनामा भी है जिसका विर्द अहद जदीद में भी इज़्ज़त व एहतराम और मोहब्बत से किया जाता है। मॉर्गन क्रिसमस की रात को आ चुकी थी। मामा महर ने उसकी शादी के लिए ठीक ठाक तैयारियां की थी। कैम्ब्रिज में मॉर्गन ने शादी के बाद रहने के लिए जोश के साथ मिलकर एक छोटा सा घर लिया था, जिसकी सजावट के लिए मामा महर ने पैसे मॉर्गन को और जोश को दिए, जो दोनों ने मुश्किल से कबूल किए। मॉर्गन ने शादी के लिबास, जेवरात, शादी के दिन और आफ्टर पार्टी के सब इंतजामात मामा महर के पसंद के किए। हत्ता कि शादी की अंगूठी भी मामा महर के पसंद की ली। मामा महर के सामने उनकी मैं ख़त्म हो जाती और मामा महर भी उनकी आंखों में पढ़ लेती कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं। यह माँ और औलाद का रिश्ता था जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। अपनी शादी की तैयारी से ज़्यादा मॉर्गन को मामा महर के काम करने में दिलचस्पी थी। पार्लर जाने से ज़्यादा उसे ये फ़िक्र थी कि मामा जो मेडिकल चेकअप के लिए जाना है, जोश फ़ोन करता और उसे चंद सेकंड बात करके डांट दिया करती थी, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मामा के साथ बात कर रही हूँ। कैम्ब्रिज के हज़ारों दास्ते वो मामा को सुनाया करती और दोनों की कहकहों से शटलकॉक गूंजा करता। मॉर्गन ने साधना अमरहा को ब्राइड मेड्स शहबालियाँ बनने के लिए कहा। अमरहा, जिसने पाकिस्तान में अपनी नहूसत के दास्तानों की वजह से शादियों में शिरकत नहीं की थी, वो मॉर्गन की शादी के लिए इतनी पुरजोश थी जैसे उसकी अपनी शादी हो। लेडी महर ने शहबालियों के लिए सुनहरी रंग को पसंद किया था। साधना की सुनहरी साड़ी बनवा दी गई थी। शार्लेट और मॉर्गन की चंद सहेलियाँ जिनकी आमद मुतवक्का थी, और अमरहा के लिए अंग्रेज़ी तर्ज के टखनों तक लंबी फ्रॉक का ऊपरी हिस्सा कदरे चुस्त था, जो नीचे आते आते लहरें बनाते घेरदार हो जाता। ज़रा सी हरकत से उन लहरों में तलातुम पैदा हो जाता जो बहुत भला लगता। सुनहरे मोतियों से फ्रॉक की पुश्त को सजाया गया था और लहरों में टाका गया था कि जुम्बिश पर वो लहरों के साथ झिलमिल करते लिकछुप होने लगते। अमरहा के लिए दुपट्टे की जगह सुनहरी स्कार्फ नुमा कपड़ा था, जिसे कंधों के पीछे से लाकर बाएं शाने पर आगे लहरें देकर सुनहरी ब्रोच लगाकर छोड़ दिया गया था। ये फ़्रॉक के डिज़ाइनर ने किया था, और क्या कमाल किया था कि अमरहा दुपट्टे के इस अंदाज पर हैरान रह गई। दुपट्टे की कमी भी पूरी हो गई और फैशन भी। फ़्रॉक बिलाशुबा बहुत महंगी थी और अमरहा से 1 पॉइंट भी नहीं लिया गया था। लेडी महर की लाडली बेटी की शादी थी। बाकी जिन बच्चों ने शादियां की थी उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज की थी। ये पहली शादी थी जो लेडी महर की ख्वाहिश पर इतने अहतमाम से हो रही थी। अगर मॉर्गन के बस में होता तो शायद 1 पॉइंट भी अपनी शादी पर खर्च ना करती। जब शादी हॉल में दुल्हन के कमरे में मामा महर ने मॉर्गन को दुल्हन बने देखा तो बेख्तियार रोने लगी। वो मॉर्गन का हाथ अपने हाथ में लिए बैठी रही, उसे दुआएं देती रही, उसकी नज़र उतारती रही, और मॉर्गन अपनी घेरदार सफ़ेद पोशाक को कारपेट पर फैलाए मामा महर के कदमों में बैठी उनके आंसू अपने हाथ में पकड़े टिश्यू से साफ़ करती रही। उससे ज़्यादा मुक़द्दस मंज़र और कौन सा हो सकता था भला। गुलाबी फूलों का दस्ता पकड़े कोने में खड़ी अमरहा इस मंज़र को देख रही थी। उसे यकीन था कि अपनी आइंदा ज़िंदगी में वो इस खातून महर से ज़्यादा अजीम हस्ती नहीं मिल सकती, ना ही वो ख़ुद उन जैसी अजीम हो सकती है जिसने हर कौम व नस्ल के बच्चों से वालहाना प्यार किया, उन्हें पाला, उन्हें अपना बनाया, उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी ना होकर भी उनकी ही है। वो उनकी हकीकी माँ के बेशक नहीं, लेकिन हकीकी माँ से किसी सूरत कम भी नहीं। ये सब करते खातून महर ने बिलाशुबा 2 रुतबे पाए थे, एक अजीम माँ होने के और एक अजीम इंसान होने के। उन्होंने इन सब के लिए खुशियों के सामान इकट्ठे किए, कामयाबी के भी। उनके लिए मोहब्बत को कभी तफरीक नहीं किया। वो उन्हें जमा कर कर के देती, उन्हें ज़र्ब हो कर मिलती रही।
कायनात में ये हुसूसियात सिर्फ मोहब्बत ही अपने नाम रखती है। ये देने से और ज़्यादा मिलती है, यह पलट कर वापस ज़रूर आती है। खसारे में रहकर भी फ़ायदे में रहती है। मोहब्बत जब खुलूस दिल से इंसानियत के नाम पर की जाए तो वो आपको अजीम बना डालती है। अज़मत की बुलंदियों तक ले जाने का वस मोहब्बत के अलावा किसी और जज्बे में नहीं। इस लम्हे में अमरहा ने ये सोचा, कुछ लोग हमारे अपने ना होकर भी हमें कितनी खुशी दे देते हैं, और कुछ लोग जो हमारे अपने होते वो कैसे हमें आठ आठ आंसू रुलाते हैं। वो दादी और अम्मा के बारे में सोच रही थी, अपने ख़ानदान वालों के बारे में जिन्हें इस वक्त राहत मिला करती जब वो कर्ब में हुआ करती थी। उसकी शक्ल देखते ही उन्हें याद आ जाया करता कि उसे कैसे कैसे तकलीफ़ दी जा सकती है। शहबालियाँ 3-3 की कतार में दुल्हन मॉर्गन के पीछे दाएं बाएं अपने अपने गुलदस्ते पकड़े खड़ी थी। वो हॉल के कद आदम दरवाजे के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। दुल्हन घबरा रही थी और बार बार अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। हॉल में सबकी आमद के मुंतज़िर थे। दुल्हन का ही इंतज़ार किया जा रहा था। बरतानवी मुआशरे में जहाँ 1 मिनट इधर से उधर नहीं होने दिया जाता, सिर्फ एक दुल्हन को 10 मिनट ताख़ीर की इजाज़त है, लेकिन अंग्रेज़ी खून की हामिल दुल्हनें 10 मिनट की ताख़ीर भी गुनाह समझती हैं। बरतानवी शहज़ादी लेडी डियाना की बहू केट मिडलटन रिजर ऑफ कैम्ब्रिज ने 1 सेकंड की ताख़ीर भी नहीं की थी। पाकिस्तानी दुल्हनें और बाराती सुन लें, 1 सेकंड की ताख़ीर भी नहीं। और वक्त की पाबंदी वही कौमें करती हैं जिन्हें वक्त पर मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, जो वक्त को हिंदुस्तान के कोहनूर से ज़्यादा कीमती समझते हैं। वो नहीं जिनकी कोई मंजिल होती है ना मकसद, वक्त आए या जाए उनकी बला से, और वो क्या जाने वक्त किस कोहनूर का नाम है। ये खुशकिस्मती भी सिर्फ औरत की नसीब में लिखी जाती है कि दुल्हन बिना उसे किसी शहज़ादी और मलका से कम नहीं समझा जाता। औरतों को अपनी कम मायगी के रोने रोना छोड़ देना चाहिए। वो माँ बनती है तो सब रिश्तों से एक ऊंचे मकाम पर खड़ी तस्वुर कर ली जाती है। एक कम अकल भी समझ जाता है कि औरत माँ बन जाए तो फिर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बुलंद बाला छत और कद आदम फूलों से सजी खिड़कियों से घिरे कदीम बरतानी तर्ज तामीर के चर्च नुमा हॉल के सुर्ख कालीन पर सफ़ेद रंग के सनरेला फ्रॉक के पहने और सर पे गुलाबी रिबन बांधे 2 अंग्रेज़ बच्चियां अपनी फूलों की टोकरियों में से फूलों की पत्तियां निकाल कर दुल्हन मॉर्गन के आगे चलते हुए फेंक रही थी। दुल्हन ने हॉल के खुले फाटक से अंदर कदम रखा। सबकी गर्दनें पीछे उसकी तरफ मुड़ी। ठीक उसी वक्त हॉल के अंदर पादरी से ज़रा हटकर बैठे 16 रुकनी वायलिन ग्रुप ने अपने सांस संभाले और नरमी से उन्हें छोड़ा और उस धुन को बजाने की तैयारी करने लगी जो फरिश्तों की दुआओं के साथ हम आहंग हो सके। ठीक उसी वक्त कोई तेज़ी से भागते हुए काले सूट पर हल्के नीले रंग की टाई बांधे दुल्हन के पीछे 3 इधर कतार की सूरत चलने की तैयारी करती शहबालियों के पीछे आया। अमरहा दाएं तरफ शॉर्लेट के पीछे आखिर में थी। सुनहरे पानियों से निकली एक अमरहा अरबी शहजादों के घोड़े से उतरा एक आलियान। वायलिन के धीमे सुर पर उसी वक्त दूल्हा दुल्हन से सजे हॉल में बिखरे। आलियान की आमद की ऐसी खुशी, क्या एंट्री थी आलियान की। वो सर संगीत साथ लाया था। आहट पर अमरहा ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो जल्दी जल्दी अपनी टाई को बांधने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार सूट और टाई पहनी थी। टाई को वह ऐसे बांध रहा था जैसे गले में फंदे को फिट कर रहा हो। उसे तो 1 हफ्ते बाद आना था, 1 हफ्ते पहले कैसे आ गया। अमरहा के पीछे चलते वो अपनी टाई के साथ मसरूफ़ था। शायद उसे भी खुद को हर सूरत दूल्हा की तरह खूबसूरत दिखाना था। उसके बाल सलीके से जमे थे। कहा जाता है कि शादी के दिन कोई मर्द और कोई औरत दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग सकते, और ये मेरा कहना है कि अगर कोई लड़का या लड़की दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत लगने की कोशिश करते हैं तो उनके मामले में शदीद गड़बड़ होती है। इसकी शादी नहीं भी होती और वो अपनी शादी जैसा खुश होता है, हंसने की बात नहीं भी होती तो हंस रहा होता है, शदीद गड़बड़ का मामला होता है। भला शुबा मुझे बताया जाए कि दुल्हन कौन है, क्या सिर्फ सफ़ेद लिबास वाली। अमरहा के ऐन पीछे चलते मोतियों से गंदे बालों से ज़रा पीछे ज़रा करीब होकर सरगोशी में पूछा।
अमरहा ने उसकी बात पे तवज्जो न दी। वो सफ़ेद फूलों से सजे हॉल को देख रही थी और बेहद ऊंची छत से झूलते कई मीटर चौड़े और लंबे फानूस जिसकी रोशनी ने सारे हॉल को बखूबा नूर बना डाला था। वायलिन थे, नगमे थे, आलियान था और अमरहा, आलियान और अमरहा थे। और इस तकरीब को क्या चाहिए, लेडी महर के सब बच्चे अपने अपने बच्चों, बीवियों और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ मौजूद थे। बाकी जोश के घर वाले और दोस्त थे, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। सब दो अतराफ नशिस्तों पर बरिजमान थे। अमरहा के पीछे से घूमकर मामा महर के हाथ चूमकर आलियान जल्द से जाकर दूल्हा के पास खड़ा हो गया। उसने जोश से हाथ मिलाया, अपना तारुफ करवाया और जोश के शहबाले के साथ जाकर खड़ा हो गया। दुल्हन, पादरी और दूल्हा के सामने आकर खड़ी हो गई। सब खड़े हो गए। ताज़ीम में फिर शादी की रस्म शुरू हो गई। इजाज़तनामा दिया जाने लगा, इजाज़तनामा दोहराया जाने लगा। शहबालियाँ दुल्हन से पीछे हटकर कतार में खड़ी हो गईं। वो सब दूल्हा और दुल्हन को देख रही थी। अमरहा वाजिद आज बहुत खुश थी। ये पहली तकरीब थी जिसमें वो रोए बिना शरीक थी, डरे बिना। उसे कोने में झीप कर बैठने की जल्दी थी, न ज़रूरत थी। इसके लिए वक्त बदल चुका था। वो फूलों को थामे, गर्दन उठाए, मुस्कुराहट सजाए, खूबसूरत लग सकती थी। वो खुश हो सकती थी। वो खूबसूरत लग रही थी। खुश तो बिलाशुबा बहुत थी। मुश्क बार परी आ चुकी थी और मुश्क बेद बरसा रही थी। शायद वो थोड़ी सी और मेहरबान हो गई हो और उसने दुल्हन की तरफ खूबसूरत लगने वाली अमहरा पर भी कुछ मुश्क बेद बरसाए हो। अगर उसने ये काम नहीं किया था तो ये काम आलियान कर रहा था। उसकी भूरी आंखें सुनहरी होती जा रही थी। अमरहा उससे ज़रा फासले पर खड़ी थी। अमरहा को नहीं मालूम था कि वो दूल्हा के पीछे कहीं खड़ा, ना ही उसने ये मालूम करना चाहा था और आलियान को ये मालूम नहीं था कि इसके अलावा कोई हॉल में मौजूद है। दूल्हा दुल्हन, अच्छा, और दूसरे लोग क्या वाकई ये हॉल में मौजूद हैं? ऐसा होगा, मेरा नहीं ख्याल। कदीम और पुरशुकवा चर्च नुमा कई सौ गुलदस्तों से सजे वसी हॉल के जगमग करते फानूस के ऐन नीचे बिछे सुर्ख कालीन पर खड़ा ग्रांट पर्निया के सर की तरफ झुक रहा था। उस बार वो ग्लॉक्सीनिया को उसके नफासत से गंधे सुनहरी मोती जुड़े बालों में लगा रहा था। फिर उसने पर्निया के हाथों को थाम लिया और दुल्हन की तरफ देखने का इशारा किया। तुम मेरे लिए हमेशा इस पहले दिन की दुल्हन की तरह खूबसूरत और ख़ास होगी। इस बार तुम्हें इस अहदनामे को सबके सामने दोहराना होगा, पर्निया ने अदा से कहा। मैं आलियान के साथ इस अहदनामे को दोहराने के लिए तैयार हूँ। मैं अमरहा की तरह इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। पर्निया ने बालों में लगे ग्लॉक्सीनिया को मोहब्बत से छूकर साथ ही वो मुस्कुराई। वो मुस्कुरा सकती थी। उसके हाथ ग्रांट ने थाम रखे थे। आलियान मुस्कुराया और मुस्कुरा सकता था। उसकी आंखों ने सुनहरे रंग को थाम रखा था। गुलाबी फूलों के गुलदस्ते में मुस्कुराहट उनकी थी। झिलमिल करती मोती जड़ी लहरों में उसका दिल लिक छिप हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाग कर जाए और वायलिन को अपनी थोड़ी तले लेकर धनाधन कर डाले, छत के साथ झूलते फानूस के साथ झूल जाए और ऐलान करता फिरे, या कई फूलों के गुलदस्तों को अपनी बाहों में भरकर सुनहरी पोशाक के कदमों तले ढेर कर दे। और ये भी कम था, ये सब कम था, सब कम ही होता, सब कम ही लगता। मोहब्बत उस उरूज का जज्बा है कि सब अदायगी तोला माशा ही लगती है। यूनिवर्सिटी फिर से आबाद हो चुकी थी। 17 जनवरी से इम्तहानात शुरू थे। सब दिन रात पढ़ने में मसरूफ़ थे। इसके सब दोस्त इसके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर आए थे। वो खुश थी कि सब ने उसे याद रखा, लेकिन वो किसी को भी ये ना बता सकी कि उसने सबको कितना याद किया। उनके जाने के बाद उसका क्या हाल हुआ था। मैं वापस आ चुका हूँ। मुझे नज़र आ रहा है मोर्गन की शादी के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। तो चले फिर। वो स्वीडन का पानी पीकर पहले से ज़्यादा खूबसूरत होकर आया था। कहाँ? होम कमिंग ड्रिंक के लिए, घर वापसी की दावत के लिए। जो जा चुके थे उन्होंने मैनचेस्टर में रह चुके थे, उनसे होम कमिंग ड्रिंक पी थी। खाने पीने का अच्छा अंदाज था। मैं ऐसी कोई ड्रिंक नहीं जानती, वो साफ मुकर गई, जबकि वो वीरा और एन आन को पिला चुकी थी। नहीं जानती तो मैं बता देता हूँ, टोनी विल्सन ने कहा था।
दिस इज़ मैनचेस्टर, वी डू थिंग्स डिफरेंट हेयर। ये मैनचेस्टर है, हमें इनफरादियत का खुद है। तो जब हम घर वापस आते हैं तो उसे भी मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हैं। तुम मैनचेस्टर में हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। सिर्फ 2 पॉइंट्स की कॉकटेल और बस। वो जान छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। वो उसे 2 पॉइंट्स के कॉकटेल के लिए करीबी कैफ़े ले आई, जहाँ और भी बहुत सी स्टूडेंट्स 2 पॉइंट की कॉकटेल पी रहे थे। नए साल के लिए क्या क्या ऐद व पैमा किए हैं तुमने? सुस्ती ना करना और वक्त पर नोट्स बनाना, दूसरे सेमेस्टर में 80% रिज़ल्ट लाना, आज़म से कहकर वो मुस्कुराने लगी। वो हंसने लगा, लेकिन अमहरा ने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया था। अब तुम हंसे क्यों? क्योंकि तहकीक कहती है कि 60% से ज़्यादा लोग साल के पहले ही हफ्ते खुद से किए अहद को भुला देते हैं और बाकी के 40% से ज़्यादा अफराद ये काम 6 माह के अंदर कर गुजरते हैं। मैं उन 60% में से हूँ, ना ही 40% में से, उसने आज़म से कहा। मुझे फ़ख्र है तुम पर, उसने उसे चिढ़ाया। 2 पॉइंट की ड्रिंक वो आहिस्ता आहिस्ता पी रहा था कि वो ख़त्म ना हो जाए। तुम देख लेना, मैं शानदार कामयाबी हासिल करूँगी। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। सर्जन का पानी उसे बुरी तरह रास आया था। तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, टेबल पर मुक्का मारकर उसने कहा। अगर मैं जीत गई, अमरा ने उंगली उठाकर कहा। मुश्किल है। अगर मैं जीत गई, बोलो फिर। नामुमकिन है। दो शाने ना में हिलाए। अमरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। पाकिस्तान में ऐसे मौक़ों पर कहा जाता है, तुम्हारे मुंह में खाक। वो बड़बड़ा कर रह गई। तो जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। वो गले में फंदा डालकर छत से लटक जाना ही क्यों ना हो। ओह, इतना नालायक समझता था वो अमरा को। ठीक है, फिर 1.5 साल बाद मिलते हैं, इसी मेज़ पर। तैयार रहना फंदा डालने के लिए। मतलब तुम 1.5 साल तक मुझसे मिलोगी नहीं? मैं चैलेंज वापस लेता हूँ। उफ़, मतलब इस मामले को हम 1.5 साल बाद देखेंगे। ठीक है। वो मुस्कुराने लगा, चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट। ये अंग्रेज़ खुद को समझते क्या हैं? समझते हैं सब यही कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। सब कर सकते हैं हम। खैर, अमरा देख लेगी उस अंग्रेज़ को। अब इम्तहानात में 1 हफ़्ता था और सब जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आ चुके थे और जनवरी की बर्फ़बारी में ईरान का मोहसिन रसूली और मिस्र का मूसा फ़ुटबॉल खेलना चाहते थे। इम्तहान तो फिर आ जाएंगे, बल्कि साल में 2 बार, लेकिन इसी गज़ब की 16 साल रिकॉर्ड तोड़ती बर्फ़बारी शायद फिर ना आए। ईरानी और मिस्री सोते भी हों तो ख़ुद को फ़ुटबॉल खेलते पाते होंगे और अपनी ज़िंदगी के ख़ास दिन, शादी पर भी फ़ुटबॉल खेलने के बुलावे को रद्द नहीं करेंगे। मोहसिन रसूली ने 2 टीमें जमा कर ली मैच के लिए। बर्फ़ से अटे ग्राउंड में रात को मैच था। बर्फ़ का ढेर और उस पर फ़ुटबॉल मैच। वाह, तुम मेरे साथ खेलोगी? वीरा ने कहा। अमरा हंसते हंसते बेहाल हो गई। क्या मुसीबत आ गई है तुम्हारी जान पर? ने घूंसा मारा उसके कमर पर। मैंने कभी मोबाइल में फ़ुटबॉल गेम नहीं खेली, तो मुझे बर्फ़ पर खूंखार खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए कह रही हो? यानी मेरी मौत बर्फ़ पर वाक़ होनी है? कौन सा खेल खेलती हो तुम? वीरा एक और घूंसा मारने के लिए तैयार हुई। लूडो, दादा के साथ। कभी कभी क्रिकेट, वो भी अगर कोई बच्चा गेंद करवाए। आहिस्ता से तो मैं बल्ला चला लेती हूँ। टेनिस बॉल से, हार्ड बॉल से बिल्कुल नहीं। तो तुम लड़कियाँ फारिग वक्त में क्या करती हो पाकिस्तान में? साइकिल तुम चलाती नहीं, दौड़ लगाने के लिए तुम्हें कहा तो तुमने इनकार कर दिया। कोई गेम भी नहीं आती? तुम्हें खाने के अलावा कुछ करना आता है? हाँ ना, चुगलियाँ करना और बात बात पर लड़ना, अमरा ने उर्दू में कहा और हंसने लगी। तो इम्तिहान 6 दिन बाद शुरू थे और मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे। लड़कियों में एक वीरा थी और एक लॉ डिपार्टमेंट की विक्टोरिया। विक्टोरिया काल की टीम में थी और वीरा मोहसिन रसूली की टीम में। जिस तरह की बमबार खिलाड़ी वीरा थी, उसे दोनों टीमें शामिल करने के लिए तैयार थीं, लेकिन वीरा ने चालाकी की। उसने मोहसिन रसूली की टीम में शमूलियत की। मोहसिन रसूली अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ुटबॉल के लिए ही मशहूर था। उसके इम्कानात रोशन थे जीतने के, और वही हुआ। मोहसिन रसूली की टीम जीत गई 2-3 से। 100-200 के करीब स्टूडेंट आए थे मैच देखने, दस्ताने पहने, मफलर लपेटे,
कॉफ़ी पीते, मुंह से भाप उड़ाते, हर गोल पर ग्राउंड को सर पर उठा लेने वाले अमरहा को भी पढ़ना था। लेकिन वो वीरा के लिए आ गई थी और अच्छा ही किया आ गई, वरना बर्फ़ के ढेर पर फुटबॉल के साथ बमबारी करती वीरा को कैसे देखती। अमरहा का हलक बैठ गया था चिल्ला चिल्ला कर। उसने किस कदर हसरत से वीरा को देखा। वो बर्फ़ की ढेर पर फुटबॉल के साथ ऐसे भाग रही थी जैसे लाउंज में कारपेट पर भाग रही हो। उसके चेहरे पर ऐसे तासरात थे कि वो बर्फ़ में ख़ुद को दफन कर लेगी, लेकिन हारेगी नहीं। काल ने पहला गोल किया और वीरा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी गर्दन दबोच लेगी, और उसने गर्दन दबोच ली। उसने यक बाद दिगरे 2 गोल किए थे, मुखालिफ टीम की कमर तोड़ डाली थी। वो प्रेशर में आए और बमुश्किल मज़ीद 1 गोल कर पाए। वीरा वीरा स्टूडेंट ने ग्राउंड सर पर उठा लिया। वीरा एडवर्ड बेकहम की बेनियाजी और मेसी की छुपी रुस्तम लिए स्टूडेंट को देखा, हाथ हिलाया और अपनी दाईं आंख के किनारे को रगड़कर काल को देखकर आंख मारी। काल को तो आग ही लग गई, उसकी शक्ल देखने लायक थी। टीम गुस्से में आकर भड़क चुकी थी और वीरा शायद यही चाहती थी। वो भड़क भड़क कर बर्फ़ पर गिरते जाते, मोहसिन रसूली की टीम फुटबॉल लिए उड़ी जाती। वीरा बर्फ़ की पैदावार थी, उसे बर्फ़ पर हराना मुश्किल था। उसकी बेइज्जती होती और उसने रूस की बर्फ़ की इज़्ज़त रख ली और वो लोग मैच जीत गए। अमरहा को बड़ी खुशी हुई, वीरा को जीतने की नहीं, काल के हारने की। वो सब लोग ग्राउंड के गिर्द घेरा बनाए खड़े दोनों टीमों के मैच देख रहे थे। मैच ख़त्म हुआ, सबको फिर से पढ़ाई याद आ गई और सब जल्दी जल्दी खिसकने लगे। अब अमरहा नेट के पास खड़ी मुंह खोले हंस रही थी। उसका जी चाह रहा था वीरा को कांधों पे उठा ले, वरना काल को ही उठाकर फेंक दे, और नहीं तो बर्फ़ पर पेट पकड़कर लोट लोट होते हंसे। कुछ मैच उसने दादा को भी दिखाया और वो भी वीरा को चिल्लाकर लाहौर में बैठे वीरा का हौसला बढ़ा रहे थे। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काफ़ी संजीदा लग रहा था, जैसे हार के बाद लोग लगा करते हैं। हाँ आ रही है। अमरहा ने एक और कहकहा लगाया। बुरा किया। आंखों को चिन्हियाकर काल ने उसे ताड़ा, जैसे कहा अच्छा तुम ठीक है। फिर वो चंद कदम आगे चला। उसके हाथ में फुटबॉल था और फिर वो एकदम से पलटा। अमरहा वीरा की तरफ जाने ही लगी थी। उसका ध्यान काल की तरफ नहीं था। काल ने पलटकर पूरी कुव्वत से उसके सर पर फुटबॉल की किक लगाई। अमरहा तो तवाज़ुन कायम न रख सकी और गिर गई। जैसे ही वो गिरी, काल ने तेज़ी से उसके सर पर जमी सुर्ख ऊनी टोपी को खींच कर उसकी नाक तक घसीट दी। जी नाक तक। क्या बदतमीज़ी है, अमरहा चिल्लाई। ये भी बुरा किया, अमरहा ने। काल ने मुट्ठी भर बर्फ़ उसके चिल्लाते मुंह में ठूंस दिया। अमरहा ने हाथ से बर्फ़ मुंह से निकाली। काल ने तेज़ी से अपने गले में ऊनी मफलर को निकालकर उसकी ग्रह बनाकर उसके दोनों हाथों में डाली और ग्रह कस कर दी। जोड़ने की कोशिश कर रही थी और लड़क गई। ये क्या, टोपी नाक तक, बर्फ़ मुंह में, हाथ बंधे हुए। अब काल ने किसी मशीन की तरह उस पर बर्फ़ उछालनी शुरू की। अमरहा बमुश्किल बर्फ़ मुंह से उगल सकी। उसके दांत ठंडे से टूट जाने के करीब थे और काल मनहूस उसे बर्फ़ की ढेर में दफन कर रहा था। वो खुले आम मुंह खोलकर हंस रही थी। अब जाहिर है हारे हुए लोगों को ऐसी हंसी बुरी भी लग सकती है। वीरा, अमरहा बमुश्किल चिल्लाई। वीरा अज़हर और मोहसिन रसूली के साथ मैच की सूरत हाल पर गौर कर रही थी। अमरहा की तरफ उसकी पुश्त थी। काल किसी क्रेन की तरह उस पर बर्फ़ उछालता ही जा रहा था और उसने अमरहा को बर्फ़ की ढेर में दफना रहा था। देखते ही देखता अमरहा बर्फ़ में ये दिन भी देखना था अमरहा ने। वीरा, उसकी आंखों पर टोपी थी। उसे नज़र ही नहीं आ रहा था कि वीरा कहाँ है। बर्फ़ का एक यख ढेर उसके मुंह पर आकर गिरा कि लो और चिल्लाओ। काश दादी का कहा सच होता, वो वाकई मनहूस होती और काल के हाथ टूट जाते उसके साथ ये सब करते। काल, वीरा की दहाड़ सुनाई दी। उसने बढ़कर अमरहा के सर पर से टोपी उठाई और अमरहा ने देखा कि वीरा ने एक बेहद नाकाम कोशिश की अपनी हंसी के फव्वारे को रोकने की। वो गर्दन तक बर्फ़ में धंसी थी, नाक सुर्ख हो चुकी थी, होठ नीले और गुस्से से वो नीली पीली लाल सब हो रही थी। जैसे ही वीरा ने टोपी उठाई, काल और वीरा दोनों के मुंह से हंसी के फव्वारे निकले। दादा आप ठीक कहते हैं, मुझे अमरहा नहीं वीरा होना चाहिए था। अमरहा ने दिल में सोचा।
जब वीरा उसे बर्फ़ से निकाल कर खड़ा कर चुकी तो काल ने अमरहा की तरफ इशारा किया। मैच हो जाए, तुम और मैं। क्या बात की थी काल ने, वो भी अमरहा से। उसे फुटबॉल नहीं आता, मुझसे बात करो। तुम परे रहो जिंजर बाल, मुझे इस द लॉस्ट डक से बात करनी है। द लॉस्ट डक। वो चुप काल की शक्ल देखने लगी। गुस्से में इतना लाल पीला होने के बावजूद वो उसके खिलाफ कुछ ना कर सकी। अफसोस। 20-25 फीट के फासले से हम एक दूसरे के सर पर फुटबॉल की किक लगाएंगे। वक्त 10 मिनट। बोलो। प्लूटो सर पर लगाकर। प्लूटो? एक और नाम। प्लूटो खामोश खड़ा अंदाज़ा लगा रहा था कि क्या वो ये कर सकती है। नहीं, वो ये भी नहीं कर सकती थी। अंदाज़ा लगाया जा चुका था। नहीं, अमरा ने इनकार करके जान चढ़ाई। फासला 10 फीट। वह आज हर सूरत उसके सर पर किक लगाना चाहता था। नहीं, अमरा ने ऐसे कहा जैसे शाह ईरान उसे अपना तख्त पेश करते हों कि आज से आप इसे संभालें, तो वो कहती हो, नहीं भाई, बस नहीं, कह दिया ना, बस नहीं। नहीं? काल ने वाज़े दांत पर दांत जमाए और गुस्से को छुपाकर उसकी तरफ देखा कि वो ये भी नहीं कर सकती जो 5 साल के बच्चे भी करके जीत सकते हैं। काल को बस मौका चाहिए था उसका सर फोड़ने का, उसके बर्फ़ में मार मारने का। चलो 10 कदम। हारने वाले को बर्फ़ में गर्दन तक सूप तक धंसे रहना होगा। जिंजर बॉल ने अमरहा को आंख मारी कि खेल लो, पर पागल थी क्या वो? अभी शेर के मुंह में हाथ डालने की हैसियत नहीं हुई थी उसकी। अमरहा के लिए मैं खेलती हूँ। वीरा ने हाथ उठाया। तुम्हारे लिए खेल बदल जाएगा। 20 फीट का फासला रखकर हाथ से हमें सर पर बॉल मारनी होगी। वक्त 10 मिनट। ठीक है। शाहिरान का तख्त वीरा ने कबूल किया। स्टॉप वॉच अमरहा को देकर उनका खेल शुरू हो गया। 20 फीट का फासला रखकर फुटबॉल को दरमियान में रख दिया गया। फुटबॉल पर पहले काल झपटा। वीरा भागी, लेकिन काल ने फुर्ती से उसके सर पर बॉल दी मारी। बॉल वीरा के हाथ आ गई। उसने काल का निशाना लिया, लेकिन काल जल दे गया। बाल काल के हाथ में आ गई। वीरा को बॉल को अपने सर पर लगने से बचाना था और बॉल को अपने काबू में भी करना था। बर्फ़ पर फिसलते, गिरते, बॉल पर झपटते मुकाबला 9वीं मिनट में 5-4 था। काल 5, वीरा 4। 10वीं मिनट में काल ने वीरा के सर पर एक और गोल कर दिया। वीरा बुरी तरह से बर्फ़ पर गिरी। आखिरी मिनट, अमरहा चिल्लाई। वो भागने की तैयारी कर रही थी। आखिरी मिनट में वीरा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही गोल कर सकती थी ना। ग्राउंड में चंद एक स्टूडेंट ही मौजूद थे जो वीरा और काल की मस्तियाँ देख रहे थे। उनका ख्याल था वो मजाक में कोई खेल खेल रहे हैं। आखिरी 15 सेकंड। अमरहा फिर ज़ोर से चिल्लाई। वो भागते भागते वीरा के करीब आ जा चुकी थी। काल उनसे दूर था। बॉल वीरा के हाथ में थी। उसने काल के सर पे दे मारी, लेकिन काल फिर बच गया और वो बॉल पर झपटा। वो फुर्ती से झुककर बॉल उठा ही रहा था कि वीरा फूले हुए सांस के साथ चिल्लाई, भाग अमरहा। कहते ही वो तो खुद बर्फानी चीते की तरह गेट की तरफ भागी। अमरहा भागने की तैयारी तो कर ही रही थी, पर वीरा को कहते ही उसके हाथ पैर फूल गए। भाग अमरहा, वीरा फिर चिल्लाई। काल उनके पीछे जंगली तेंदुए की तरह भागा। अमरहा ने अपनी लाहौर की खाई खुराकें जिंदा की और पूरा जोर लगाकर भागी। वीरा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी रफ्तार के साथ भगाने लगी। लेकिन कहाँ वीरा, कहाँ अमरहा? बर्फानी चीता थोड़ी थी। जितनी मर्जी सेहत बख्श ग़िज़ाएँ खाए, उनका इस्तेमाल तो कभी नहीं किया था ना। भागी तो कभी नहीं थी ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। ऐसे बर्फ़ मिली थी ना काल नामी बला जो उनके पीछे भाग रही थी। वीरा के साथ भागते भागते अमरहा मुंह के बल गिरते गिरते कई बार बची। अमरहा गिर जाती, काल मौत उसे पीछे आ लेती तो बहुत बुरा होता। काल कहीं पीछे बर्फ़ पर फिसल कर गिर गया था, वरना वो उनसे 10 कदम पीछे ना होता। वीरा अपनी साइकिल पे झपटी और इसे चलाया। अमरहा चलती साइकिल पे बैठी। वीरा ने ही उसे चलती साइकिल पर बैठना सिखाया था। उसका मानना था इमरजेंसी में ऐसी छोटी छोटी बातें काम आती है। इमरजेंसी, काल में ये बात काफ़ी काम आ रही थी। वीरा ने अपनी रोलर कोस्टर को दुनिया की तेज़ तरीन जापानी ट्रेन बना डाली और जो चलती तो लगता है कि उड़ रही है। रोलर कोस्टर भी उड़ रही थी। वीरा, काल की आवाज़ उनके पीछे आई। फूले सांस के साथ वो चिल्लाया, कौन वीरा? वीरा चिल्लाई, और ये जा वो जा।
वो काल की पहुंच से दूर हो गई तो रोलर कोस्टर की रफ्तार आहिस्ता की गई। हंस हंस कर उनका बुरा हाल था। बर्फ़ से ढके छिपे मैनचेस्टर में उनकी हंसी के कुमकुमे जल बुझ रहे थे। अमरहा शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी इतना हंसी होगी। उसका पेट फटने के करीब था। तुम हार कैसे गई? अमरहा ने उसकी कमर में चिटकी भरी। यानी मेरे लिए खेलते ही हार गई? यू जिंजर बॉल। कभी इंसान हार भी तो जाता है। वैसे अगर मैं जीत जाती तो काल ने भाग जाना था। हम उस जिन को बर्फ़ में धंसा सकते थे भला। मेरी दादी का मानना है मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से सारे काम ख़राब हो जाते हैं। आग लग जाती है, तबाही बर्बादी ऐसा सब हो जाता है। अच्छा, तुम तो बड़े काम की चीज़ हो फिर। तुम वाइट हाउस के सामने एक घर क्यों नहीं ले लेती? रूस के थोड़े हिसाब किताब बाकी हैं अमेरिका के साथ। तुम वो हिसाब किताब क्यों बराबर नहीं करवा देती हमारे? अगर तुम वाकई ही वैसी हो तो सच तुम हमारे बहुत काम की हो। हमारा हिसाब चुका चुको तो रूस आना, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा तुम्हें। गार्ड ऑफ ऑनर? अमरा हंसते हंसते बेहाल हो गई। उसकी नहुसत को गार्ड ऑफ ऑनर का माल हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त है वीरा। तुम हो, बर्फ़ है, मैनचेस्टर है और तुम्हारी साइकिल है। मेरे लिए इतने ख़जाने थे ज़िंदगी के पास। सबसे बड़ा ख़जाना काल। हंसते हंसते वीरा साइकिल गिरा बैठी। दोनों सड़क पर गिर गईं। उन्हें हल्की सी चोट भी आई, लेकिन उस चोट की परवाह किसे थी। दोनों तो सड़क पर गिरी, साइकिल के पास हंसने में मसरूफ़ थी। उसका नाम लेते ही हम गिर गए। उफ़, असल में तो मनहूस काल है। अमरहा को बड़ी खुशी हुई काल को मनहूस साबित करके। उसने जैसे अपने मनहूस होने का बदला काल से लिया। और सारी रोशन ख्याली के बावजूद वो दादी की तरह पूरा जोर लगाकर काल को मनहूस साबित करने के तैयार थी। बल्कि इस काम के लिए पार्ट टाइम करने के लिए भी तैयार थी। सानी यूनिवर्सिटी जब अमरहा के ख़ानदान की तरह जब उसे मनहूस मनहूस कहा करेगी तो अमरहा के अंदर ठंडक ही ठंडक फैल जाएगी। आह, काश ये दिन देखना अमरहा के नसीब में हो। काश ये दिन जल्द ही आए, बल्कि आने वाला हो। काल दी मनहूस मारा। तो ये था हमारा एपिसोड 6। और जैसा कि मैंने बताया था, हमारे काल द मनहूस मारे की एंट्री हो चुकी है। और ये तो बस शुरुआत है, और भी बहुत तरह से वो अमरा को बहुत परेशान करता है। बेचारी अमरा कैसे कैसे उसके जुल्म सहती है। और बस अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में। होप सो जल्दी मिलते हैं। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।